मीर उबैदा पूरे स्कूल की जान थी। नाम तो उनका वहीदा था, लेकिन पूरे स्कूल में उन्हें मिसेस उबैद के नाम से ही जाना जाता था। जब पहली बार अस्मा ने बतौर साइंस टीचर स्कूल ज्वाइन किया, तो उस दिन मिसेस उबैद छुट्टी पर थीं और पूरे स्टाफ में बस उन्हीं का जिक्र हो रहा था। वजह यह थी कि उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली थी, वो भी एक दिन नहीं बल्कि 3 दिन। फिर उनके फोन से मालूम हुआ कि उनके शौहर बीमार हैं। अस्मा को मैट्रिक की फिजिक्स और 9वीं क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली। लड़कियों ने बताया कि मिसेस उबैद उनकी क्लास टीचर हैं और हर साल जब लड़कियां 9वीं से 10वीं में जाती हैं, तो उनके इसरार पर उन्हें फिर से क्लास टीचर बना दिया जाता है। सबकी पसंदीदा, सबसे मोहतरम टीचर। अस्मा को भी पढ़ाने में मजा आने लगा, क्योंकि लड़कियां नज्म ओ जब्त की पाबंद, शाइस्ता और खुशमिजाज थीं। दूसरे दिन उनकी मुलाकात मिसेस उबैद से भी हो गई और जो उन्होंने सुना था वही सच्चाई थी। वाकई पुरवकार, धीमी आवाज और नफीस सी मिसेस उबैद इतनी गर्मजोशी से मिली कि जैसे कोई पुरानी वाकफियत हो। उम्र के फासले के बावजूद अस्मा की उनसे दोस्ती हो गई। वो हर फन में माहिर थीं। इंग्लिश में मास्टर्स किया था, लेकिन उर्दू में भी आला दर्जे की महारत रखती थीं। अस्मा को अक्सर परवीन शाकिर की याद आ जाती। जब भी उर्दू की टीचर गैर हाजिर होती, तो उन्हें ही उर्दू पढ़ाने की जिम्मेदारी मिलती और वो बिना किसी शिकन के उसे बखूबी निभाती। कभी कभी तो अस्मा उनकी अपनायत और खलूस पर हैरान रह जाती। किसी टीचर की शादी हो या किसी की बेटी की, वो खुद दरमियान में आकर हर काम के लिए तैयार हो जाती। उनकी निटिंग कमाल की थी और सिलाई बेमिसाल। कुरान शरीफ का कवर तो हमेशा उनकी तरफ से तोहफे में मिलता। किसी के घर बच्चा हो तो स्वेटर, टोपा और रोम्पर उनके हाथ का बुना हुआ ही होता। अगर कोई कहता, मिसेस उबैद, अब तो हर चीज बाजार में मिल जाती है, फिर आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? तो वो नरम मुस्कुराहट के साथ जवाब देती, बाजार की हर चीज बेशक खूबसूरत होती है, मगर मेरे हाथ की बनी हर चीज में मेरी मोहब्बत और मेरा खलूस भी शामिल होता है। स्कूल में ईद मिलन पार्टी हो या वन डिश पार्टी, उनके हाथ की बनी चीजें सबसे बेहतरीन मानी जाती। टीचर्स अक्सर उनसे फरमाइशें करती तो अस्मा को गुस्सा आ जाता। आखिर आप इतनी नरम दिल क्यों हैं? साफ मना कर दिया करें। वो हंसकर जवाब देती, बच्चे, मेरी यही कमजोरी है कि मैं किसी को ना नहीं कह सकती। ये अल्लाह का करम है कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी के काम आ सकूं। उनके 3 बेटे और 1 बेटी, सब शादीशुदा और मुल्क से बाहर। शौहर भी रिटायर्ड और अब उनकी खुद की रिटायरमेंट करीब थी। उन्होंने अपने सब बच्चों की शादी छोटी उम्र में ही कर दी थी। एक दिन पूरा स्टाफ उन्हें समझाने लगा, मिसेस उबैद, अब तो आपकी रिटायरमेंट आने वाली है। जिंदगी भर आपने मेहनत की, घरदारी, नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, अब तो खूब आराम कीजिए और बच्चों के पास चली जाइए, मस्त रहिए। मगर मिसेस उबैद हंसने लगी, फिर हल्की संजीदगी से बोली, औरत की तकदीर में आराम कहाँ? वैसे भी औरत को सुकून तो बस कब्र में ही मिलता है। फिर उन्होंने हंसते हुए गुनगुनाना शुरू कर दिया, अभी तो मैं जवान हूं। सारा स्टाफ हंस पड़ा। उनकी आवाज में एक सुरीलापन था। वो कभी भी उठते बैठते यही गुनगुनाती रहती, अभी तो मैं जवान हूं। एक दिन मिसेस खलील ने अस्मा से राजदारी में पूछा, मिसेस उबैद को क्या हो गया है? रिटायरमेंट के करीब हैं और बस अभी तो मैं जवान हूं की रट लगाए बैठी हैं। अस्मा हंस पड़ी, अरे मिसेस खलील, बस यूं ही गुनगुनाती रहती हैं, वरना 60 साल की उम्र में भला कोई जवान रह सकता है। उनकी रिटायरमेंट की तकरीब भी बड़ी शानदार थी। मुश्तरका तोहफे के अलावा इनफिरादी तौर पर टीचर्स ने तोहफे दिए और आखिर में जब वो शुक्रिया अदा करने खड़ी हुई, तो उनकी आवाज आंसुओं में डूबी हुई थी। उनकी तकरीर मनीखेज भी थी और बामकसद भी। मेरी साथियों, मेरी बहनों और बेटियों, आप सोचती होंगी कि बुढ़ापे में मिसेस उबैद अभी तक मैं जवान हूं का राग आलापती रहती हैं, लेकिन ये राग नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसका एहसास हर औरत को होता है, मगर वो इस पर गौर करना नहीं चाहती। हाँ, मैं रिटायर हो रही हूँ क्योंकि हुकूमत समझती है कि अब मुझे आराम की जरूरत है, लेकिन आराम औरत की डिक्शनरी में दूर दूर तक नहीं होता। पुराने जमाने में औरत यकीनन बूढ़ी हो जाती थी क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, मगर अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है। ज्यादातर माँ बाप अकेले और बच्चे बाहर होते हैं, और अगर बच्चे हैं भी तो साथ रहने को तैयार नहीं। आखिरकार बुढ़ापे में मियाँ बीवी को ही अकेले रहना पड़ता है। ये कहते हुए उन्होंने सबकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। अब मैं आपको समझाती हूँ कि औरत बूढ़ी क्यों नहीं होती। हमारे यहाँ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी औरत को बचपन से ही ऐसा मर्द मिलता है
जो शादी के बाद ही बूढ़ा हो जाता है, उम्र के लिहाज से नहीं बल्कि काम न करने के एतबार से। चाहे वो घर में हो या नौकरी करने वाली हो, ये अमेरिका नहीं जहां मर्द हर काम में हिस्सेदार होते हैं, बच्चे पालने से लेकर घरदारी तक, कपड़े धोने से लेकर खाना पकाने तक। हमारे यहाँ तो बचपन से यही देखते आए हैं कि घर का काम औरतों की जिम्मेदारी है। हमारे वालिद या हमारे भाइयों से हमारी माओं ने कभी घर के काम लिए ही नहीं, तो हमें एहसास ही नहीं हुआ। हमें यही तालीम दी गई कि ये सब औरत का काम है और मर्द का नहीं, और हम आंख बंद करके इसी पर अमल करते आए। हम औरतों ने खुद ही अपने ऊपर ये बोझ डाल दिया। जो काम हम अपनी जवानी में करती आई हैं, वही अब बुढ़ापे में भी करना है। पढ़ लिख कर औरत माशी तौर पर घर में अपने शौहर का हाथ बटाने लगी, लेकिन उस पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई। और फिर कमाल की बात ये कि अगर बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, तो मर्द कहता है मेरे बच्चे हैं, मगर जरा सी ऊंच नीच हो जाए तो औरत से कहा जाता है ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुमने सही परवरिश नहीं की। ये हमारे समाज का दोहरा मयार है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि औरत हमेशा जवान रहती है। कुछ देर के लिए वो रुकी, हल्का साफ किया और हाल में सन्नाटा छा गया। नौजवान लड़कियों के लिए मेरी बस एक ही नसीहत है कि बेशक नौकरी करें, अपने करियर को आगे बढ़ाएं, मगर अपने हक को पहचानें। खुद को महकूम और शौहर को हाकिम मत समझें। इज्जत करें, मोहब्बत करें, मगर गुलामी ना करें। आज की बेटियां पढ़ लिख कर माली तौर पर मजबूत हो चुकी हैं, तो उन्हें अपने शौहर से दो ही चीजें चाहिए, मोहब्बत और इज्जत। अगर बीवी को ये दोनों चीजें मिल जाएं, तो वह खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझती है। एक लड़की सिर्फ एक मर्द के लिए अपने माँ बाप, भाई बहन और पूरा घर छोड़कर आती है। अगर उसे इज्जत और मोहब्बत मिल जाए, तो वह अपना मायका तक भूल जाती है और शौहर के सामने खुद झुक जाती है। मगर मेरा तजुर्बा कहता है कि चाहे औरत अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी, ज्यादातर ख्वातीन समझौते की जिंदगी गुजार रही होती है। अब देखिए, निकाहनामे में एक शर्त होती है कि औरत को तलाक लेने का हक ही हो या नहीं, मगर आमतौर पर लड़की इस कलम को पढ़ती तक नहीं और न ही उसके वालिदैन इस पर गौर करते हैं। बाकी शर्तों की तरह इस पर भी बस क्रॉस लगा दिया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये हर लड़की का हक है। अगर ये हक न होता तो निकाहनामे में इसका जिक्र ही क्यों किया जाता। मर्द और औरत दोनों के घर वाले इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि खुला का हक खुद अल्लाह ने औरत को दिया है। फिर इसे अहमियत क्यों नहीं दी जाती। हमारी तो खैर जिंदगी गुजर गई और अल्लाह का करम रहा कि बहुत अच्छी गुजरी, मगर मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटियां अपने हक को पहचानें। मेरी बातों को हरगिज बगावत न समझा जाए, क्योंकि कई बहनें ये सोच सकती हैं कि मैं उन्हें बगावत पर उकसा रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरे दिल की सदा है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और हमारे रब ने हमें बहुत ऊंचा मकाम दिया है। माँ बनाकर हमारे कदमों में जन्नत रखी गई है, तो हमें अपनी अहमियत को समझना चाहिए। मुझे अपने शौहर पर फख्र है कि उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। मेरी हर बात को सिर्फ अहमियत ही नहीं दी, बल्कि तरजीह भी दी। घर में दो बर्तन हो तो टकरा ही जाते हैं, लेकिन अगर कभी उन्हें कोई बात नागवार गुजरती है तो वह चुपचाप दूसरे कमरे में या बाहर चले जाते हैं। घर के फैसलों में मुझे मुकम्मल इख्तियार हासिल है। उन्हें काम करने की आदत नहीं है, मगर मुझे ये बोझ नहीं लगता, क्योंकि वे हर वक्त मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, मेरी कद्र करते हैं। जब वह प्यार से कहते हैं कि तुमने मुझे निकम्मा बना दिया है, तुम थक जाती होगी, तो मुझे अपनी खुशकिस्मती पर नाज होता है। उनकी मोहब्बत और एहतराम मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ा देता है। मेरी थकन ताजगी में बदल जाती है और मुझे फिर से अपनी जवानी का एहसास होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। और आखिर में बस यही कहूंगी कि हमारे समाज में घर की सारी जिम्मेदारी औरत के ही हिस्से में आती है, मगर अगर शौहर कद्रदान हो, उसके अंदर शूर और फहम हो, वह बेवजह शिकवे शिकायत करने वाला ना हो, तो औरत किसी भी तरह की मेहनत से नहीं घबराती। पूरे हॉल में तालियों की गूंज थी।